कल जो हम देख रहे थे दैट वाज अबाउट होम रूल लीग, जो मूवमेंट शुरू की थी दो लोगों ने, ठीक है। इसमें से जो लूजली ऑर्गेनाइज थी वो थी एनी बेसेंट की लीग, एंड जो टाइटली ऑर्गेनाइज थी दैट वाज तिलक्स, ठीक है। डिस्पाइट कि तिलक ने सिर्फ 6 ब्रांच रखे थे अपने मूवमेंट के, एंड एनी बेसेंट वाज हैविंग मोर देन 200 ब्रांच ऑफ थे जो उनने होम रूल लीग मूवमेंट शुरू किया था। तो हमने फिर ये भी देखा कि काफ़ी लीडर्स जुड़ गए थे जो एनी बेसेंट का होम रूल लीग मूवमेंट है, बट उनका ऑब्जेक्टिव क्या था। जैसे हमने कल देखा था जो तिलक की होम रूल लीग का ऑब्जेक्टिव था वो क्या क्या था, 3 ऑब्जेक्टिव्स थे वहाँ पे। दैट वाज स्वराज, सेकंड वाज लिंग्विस्टिक स्टेट्स की फॉर्मेशन, थर्ड वाज जो एजुकेशन है वर्निकुलर लैंग्वेज में होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी जो ऑब्जेक्टिव्स थे किसके, जो एनी बेसेंट का जो ये होम रूल लीग मूवमेंट शुरू हो गया था उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, पॉलिटिकल अवेयरनेस, ठीक है। क्योंकि इन्हें पहले ही बताया था कि विल नॉट डू एनीथिंग ऑफेंसिव, सो इसीलिए इनके ऑब्जेक्टिव्स जो पहले इनने बोला कि बट आर ऑब्जेक्टिव्स दैट वाज पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग दी मासेस, और उन्हीं मासेस को एजुकेट करना है हमें डिफरेंट तरीकों से। अब एजुकेट कैसे करते थे, पब्लिक मीटिंग्स से, ठीक है। स्कूल्स ने खोले नहीं, इट वाज जस्ट पब्लिक मीटिंग्स किए इनने, ठीक है। प्लेज किए, प्लेज समझता, प्लेज क्या होता है, प्लेज, हाँ, ड्रामाज कहीं पे करना, स्टेज परफॉर्मेंसेस, वो उससे एजुकेट करना। जैसे यहाँ पे दैट जो थिएटर होता है, थिएटर का मकसद क्या होता है, कुछ मैसेज देना सोसाइटी को, ठीक है। थिएटर जैसे यहाँ पे अपना कश्मीर का भी अपना थिएटर है, तो एक सोशल मैसेज देते हैं, ठीक है। उसी मैसेज में फिर बताते हैं कि हल क्या हो सकता है किसी प्रॉब्लम का। अगर कश्मीर में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसी को वो थिएटर से दिखाते हैं, दैट मीन्स लोगों को एजुकेट करते हैं वो कि प्रॉब्लम चल क्या रही है। तो वैसे ही इन्होंने प्लेज किए उस टाइम पे, पब्लिक मीटिंग्स की, लाइब्रेरीज इन्होंने उस टाइम पे एस्टैब्लिश की थी टू एजुकेट दी पीपल। सो एंड इनफैक्ट रीडिंग रूम्स बनाए, ठीक है। पैम्पलेट्स इन्होंने छापे थे उस टाइम पे ताकि लोगों तक मैसेज पहुंचे कि व्हाट पीपल आर लैकिंग इन इंडिया। तो इनका जो मेजर मुद्दा था वो क्या था, पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड एजुकेशन, दैट वाज योर मेन मोटो। अब यही दो जो इनके ऑब्जेक्टिव्स थे डिफरेंट तरीकों से, जैसे मैंने आपको बताया कि लाइब्रेरीज बनाना, प्लेस करना, पब्लिक मीटिंग्स करना, गैदरिंग्स करना, पैम्पलेट्स छापना, इन्हीं सब चीजों से ये 2 ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर रहे थे, ठीक है। तो आप लिखेंगे नेक्स्ट एज अ हेडिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बेसेंट्स लीग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बेसेंट्स लीग। Objectives of Besant's League. And this will write, it was to promote political awareness. It was to promote political awareness. Promote political awareness, comma, education. And discussion through public meetings, comma, organizing libraries, comma, reading rooms, libraries, comma, reading rooms, organizing libraries, comma, reading rooms, and to spread the message through pamphlets, comma, posters and plays, pamphlets, comma, posters and plays. Comma, posters and PLAYS, 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 plays ना मतलब जो ड्रामाज होते हैं, हाँ। pamphlets, 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 posters and plays.
और इनफैक्ट जो इनका लीग था, जब भी इसमें कोई मेंबर जुड़ता था उसके लिए एक फी होता था, फंड ये कलेक्ट करते थे ताकि मेंबरशिप को बढ़ाया जाए। नॉट फी, फंड्स, दे यूज्ड टू कलेक्ट द फंड्स। जब भी कोई जुड़ता था तो उससे फंड लेते थे कुछ ना कुछ, ताकि अपनी लीग को या अपने इस मूवमेंट को जो उन्होंने शुरू किया था ये सही से रिफ्लेक्ट हो बिटवीन द मासेस। और इनफैक्ट लाइब्रेरीज भी शुरू कर रहे थे, रीडिंग रूम्स बना रहे थे, तो उसके लिए पैसे चाहिए ही होते, तो इसीलिए इनका क्या था, इनकी मेंबरशिप के लिए फंड देना पड़ता था। ठीक है, तो नेक्स्ट विल मेंशन इन दिस ऑब्जेक्टिव, दे आल्सो कलेक्टेड फंड्स, they also collected funds to increase the membership, to increase the membership. तो इसके बाद हम देखेंगे कि गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड रहा इसी मोमेंट के लिए। जब ये मोमेंट शुरू किया दो लोगों ने, तो हाउ गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड टू दिस मोमेंट। पहले गवर्नमेंट ने इजाजत दी थी खुद से, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी हरकतें, प्रोपेगेंडा चल रहे हैं अब, तो उन्होंने एक रिप्रेशन किया, उनका एटीट्यूड चेंज हो गया गवर्नमेंट का। ठीक है, सो गिव हेडिंग एज गवर्नमेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द मोमेंट। हाँ, मोमेंट यही पढ़ रहे हैं ना, होम रूल मोमेंट, तो इसी के लिए गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या था। तो गवर्नमेंट ने जब देखा कि प्रोपेगेंडा चल रहे, उन्होंने सीवियर रिप्रेशन किया, यानी कि इनको रोकने का पूरा जो उनकी कोशिश थी उन्होंने की, जुल्म बढ़ाया उन्होंने फिर से रूलर्स के खिलाफ। ठीक है, इनफैक्ट केस हो गया तिलक के खिलाफ भी, फिर से एक केस हो गया तिलक के खिलाफ, लेकिन इस टाइम केस जो है वो जो लड़ने वाला था, द लॉयर वाज ठीक है, तो इन्होंने उसको बचाया वहां से, तिलक को। जब इन्होंने केस लड़ा, सो ही वाज विक्टोरियस इन दैट केस। और उस टाइम पे जो एनी बेसेंट थी, क्योंकि उसने दूसरी लीग शुरू की थी, उनके पहले मेंबर्स थे, दिस वाडिया वाज द मेंबर। ठीक है, ऐसे ही तो जॉर्ज अरुंडेल वाज द मेंबर। इन सबको अरेस्ट किया गया। ठीक है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट अरेस्टेड दीज पर्संस। इनफैक्ट तिलक के खिलाफ भी क्या हो गया था, केस हो गया था, बट इट वाज डिफेंडेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना। जब अरेस्ट हो गया एनी बेसेंट का, एनी बेसेंट इतनी पॉपुलर इंडिया में हो चुकी थी उस टाइम पे कि पूरे नेशन वाइड प्रोटेस्ट शुरू हो गए। ठीक है, पूरे हिंदुस्तान में लोग सड़कों पे आए कि वाई गवर्नमेंट अरेस्टेड एनी बेसेंट। तो मजबूरी में आके फिर ब्रिटिश को छोड़ना पड़ा, किसको वापस, एनी बेसेंट को। 1917 की बात है ये सब जब हो रहा था, क्योंकि 1916 में शुरू हो गया था सब मूवमेंट, तो एक साल तक चला था, लेकिन एक साल के बाद गवर्नमेंट ने रिप्रेशन किया इन्हीं का, इन लीडर्स के खिलाफ चली गई गवर्नमेंट। सो 1917 में वापस छोड़ना पड़ा किसको, एनी बेसेंट को। तो पॉपुलैरिटी की बेसिस पे बेसेंट बन गई फिर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस इन 1917 इटसेल्फ। दैट वाज द फर्स्ट इवेंट जब पहली बार कांग्रेस की वुमेन कोई प्रेसिडेंट बनी थी। वो कौन थी, एनी बेसेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अक्सर पूछा जाता है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, शी इज द लेडी। वो भी किस वजह से, जब होम रूल मूवमेंट के बाद उनको अरेस्ट किया गया, तो जब देखा फिर कांग्रेस ने कि पूरे नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो गए एक ऐसी लेडी के लिए जो बाहर की है, तभी जाके इसको जगह मिली थी कांग्रेस में, इसको बनाया फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। ठीक है, सो राइट इन दिस, government came down with severe repression. Government came down with severe repression. Severe repression, particularly in Madras. Severe repression, particularly in Madras. Particularly in Madras. Next देखिए, a case was registered against Tilak. A case was registered against Tilak. Against Tilak, which was defended by Muhammad Ali Jinnah. Defended by Muhammad Ali Jinnah. Next one he will mention. In June 1917, Annie Besant, Wadia and George Arundel were arrested
which resulted into a nationwide protest, were arrested, which resulted into a nationwide protest. नेक्स्ट देखिए, in wake of the public pressure, government released Besant in September 1917. Government released Besant in September 1917. बस इसको and due to the height of her popularity, she became the first woman president of Congress in 1917. कौन सा सेशन? इसको ऐसे प्रेसिडेंट बनाया कांग्रेस का। हाँ ठीक है, उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए प्रेसिडेंट चेंज होते रहते थे 1970 में, ठीक है, दैट वाज 1916, बताने वाला मैं अभी 1916 का सेशन जो था। मैं ये कह रहा हूँ कि 1917 में, फिर अब मैं मोमेंट ही बता रहा हूँ, अभी मुझे वापस बताना 1916 का सेशन उसमें क्या हो गया, ठीक है ना। सो आई एम टॉकिंग अबाउट 1917 में इसको प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस बनाया, ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट बन गई। और इनफैक्ट जब इनको अरेस्ट किया गया था, जब नेशन वाइड प्रोटेस्ट चल रहा था इंडिया में, उस टाइम पे देयर वाज दिस मेंबर सर एस सुब्रमण्यम, हाँ अय्यर, ठीक है, इनको मिला था नाइटहुड किसे हम कहते हैं? व्हाट इज नाइटहुड? इकबाल जैसे है जो फेमस पॉइंट, उनको क्या बोलते हैं? उनको पूरा नाम क्या उनका है? हाँ क्या उनका? सर मोहम्मद इकबाल। जो ये सर है ना, इट इज अ नाइटहुड, ठीक है ना। जब नाम के साथ ऐसा लगा दी थी ब्रिटिश, इट वाज अ नाइटहुड, तो इनके साथ भी कुछ ऐसा था, तो इनने वो रिनाउंस कर दिया, यानी कि इनने वो छोड़ दिया। कहते ना कि इन प्रोटेस्ट, किसी को अवार्ड मिला होता है, वापस देता है गवर्नमेंट को कि मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ किसी जुल्म के खिलाफ। तो उस टाइम पे जो नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो रहे थे, इन्होंने अपना नाइटहुड वापस दे दिया गवर्नमेंट को कि मुझे आपसे नाइटहुड नहीं चाहिए। आई एम प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ द लीडर्स, जो होम रूल जो मूवमेंट चला रहे थे उनके, उसके बदले वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। हाउ ही प्रोटेस्टेड, ही रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड, इसने छोड़ दिया वो, ठीक है। सो ये भी आप मेंशन करेंगे। इन ए ड्रामेटिक गेस्चर, सर एस सुब्रमण्यम अय्यर, तो इनके नाम के आगे सर लगता था, सर एस सुब्रमण्यम अय्यर renounced his knighthood. तो जब ये सब हो गया, अब होम रूल मूवमेंट बंद नहीं किया था गवर्नमेंट ने, उनने कोशिश की रिप्रेस करने की लीडर्स को, उनको बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो फिर एंड पे छोड़ना पड़ा उनको। लेकिन फिर ऑटोमेटिकली 1919 तक एजुटेशन, ये पूरा जो मूवमेंट है फेड आउट हो गया।
यानी कि इस पे ध्यान ही फिर खत्म हो गया, इस पूरी मूवमेंट पे जो शुरू किया था ये क्यों हो गया। इसका सबसे पहला रीजन ये था कि ब्रिटिश का जो पीएम था उसने डिक्लेयर किया था कि हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम एक एस्टैब्लिश करें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में, ठीक है, जहां पे लोग रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए, या हम टाइप ऑफ सेल्फ रूल जिसे हम कहते हैं। तो उसने प्रॉमिस फिर से किया, 1917 की बात है कि उसने ये डिक्लेयर किया, अपनी स्टेटमेंट उसने दी कि दैट वी आर एक्चुअली लुकिंग टू गिव इंडिया रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो जब ये एनी बेसेंट ने सुना तो उसने कहा ठीक है, एक्सेप्ट दिस। तो एनी बेसेंट का वहीं पे खत्म हो गया, उन्होंने कहा आई विल नॉट कंटिन्यू दिस होम रूल मूवमेंट। और फिर ये पब्लिक भी किया, एक तो पीएम ने बताया था इनको, और फिर पब्लिकली अनाउंस कर दिया गया, ठीक है। उस टाइम पे जो यहाँ पे थे, द वायसराय मॉन्टेगू वाज हियर इन इंडिया, वायसराय मॉन्टेगू, तो उसने ये अनाउंस कर लिया पब्लिकली दैट ब्रिटिश का जो मकसद है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देना किसको, इंडिया को। तो लोग भी शांत हो गए, और जो एनी बेसेंट थी उसने भी इसको क्या किया, एक्सेप्ट किया दैट आई एम ओके विथ इट इस डिक्लेरेशन से, सो आई एम विथड्रॉइंग माई होम रूल मूवमेंट। फिर रही जो दूसरे से शख्स थे जिसने होम रूल मूवमेंट शुरू किया था, वो कौन थे, तिलक, ठीक है। तिलक के साथ क्या हो गया, तिलक पे कमेंट किया था बाहर दिस लंदन से किसी ने, ठीक है। देयर वाज अ दिस पर्सन नेम्ड एज वैलेंटाइन चिरोल, ठीक है। लंदन में उसने कमेंट किया था कि तिलक इज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। एक टैग लगाया था, तिलक को बोला था फादर ऑफ इंडियन, हाँ, लोकमान्य मीन्स फेवरेट ऑफ पीपल। तो what I was saying that this person in London he commented on Tilak that he is the father of Indian unrest। तो तिलक यहां से चला गया लंदन उस पर केस करने के लिए, वहां जब वहां गया तो काफी टाइम उनको वहां पे लग गया, रहने वहां पे लग गए वो उस केस के रिलेटेड। तो यहाँ पे खुद ब खुद फेड आउट हो गया मूवमेंट, जब लीडरलेस रह गया, एनी बेसेंट ने खत्म किया अपना मूवमेंट, तिलक रहे नहीं यहाँ पे, तो मूवमेंट खुद ब खुद क्या हो गया, फेड आउट हो गया, ठीक है। देखो इसमें हेडिंग दी आपने, हेडिंग सबने दी, लिखो नंबर 1 डिक्लेरेशन ऑफ ब्रिटिश पीएम, डिक्लेरेशन ऑफ ब्रिटिश पीएम ऑन 20th of August 1917, of British PM on 20th August 1917, हाँ 1917, which stated that inverted commas में लिखेंगे आप, the aim of British authority is to establish the responsible government, under the British authority, responsible government under the British authority। Next देखिए, for this a committee was constituted, under the chairmanship of Montagu, कि Montagu was actually, ये वहां पे थे, वहां पे कौन होता था, वहां की पार्लियामेंट में, यहां कौन था, वाइसरॉय, वहां कौन था, सेक्रेटरी। अब जब वहां ब्रिटिश पीएम ऐसा कुछ कमेंट कर रहे हैं कि हमारा मकसद ये है, तो उसने ये काम दिया किसको, मॉन्टेगू को, कि आप ऐसा करो कि इनको अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में देना आपका काम है, आप इस पर वर्कआउट करो। कमिटी बनाएगी, इसके अंडर ये कौन था, कुछ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। तो इसको जब काम दिया गया तो तब लोगों को लगा कि नहीं, कहीं पे ब्रिटिश सीरियस है फॉर गिविंग द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टू इंडिया, ठीक है। तो क्या लिखा आपने, दैट कॉन्स्टिट्यूट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मॉन्टेगू in order to provide, कंटिन्यू करेंगे आप, in order to provide
in order to provide responsible government to Indians. In order to provide responsible government to Indians. Next point लिखेंगे. In July 1918, this declaration was made public. This declaration was made public. Next you will write, Annie Besant accepted it. Annie Besant accepted it and withdrew her Home Rule movement. Accepted it and withdrew her Home Rule movement. Next we'll mention, in 1918 Tilak went to London. In 1918 Tilak went to London. Tilak went to London to file a suit. Suit means case. To file a suit against Valentine Chirol. Valentine Chirol who claimed that, continue रखेंगे इसी में, who claimed that Tilak was the father of, inverted commas में लिखेंगे, father of Indian unrest. Father of Indian unrest. Next देखिए, he was away for several months. Due to which Home Rule movement became dysfunctional. नहीं, ये बस वहाँ केस, इसको कोई अरेस्ट नहीं किया था, इसने डिफेम किया, ये वहाँ केस करने गया उस पर, तो केस लड़ते वहीं पे इसको मंथ लग गए, तो यहाँ इंडिया में लीडर था ही नहीं कोई होम रूल पे, तो वो खत्म ही हो गया, होम रूल ही बन गया क्या, डिसफंक्शनल. ठीक है, नहीं वहाँ पे केस जीत गया था ना मोहम्मद अली जिन्ना. हाँ ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट किस मूवमेंट के बारे में, होम रूल मूवमेंट. सो इंपॉर्टेंट फॉर यू द पर्सन्स हु स्टार्टेड इट, कहाँ से शुरू किया, किनका स्ट्रॉन्ग था किनका वीक था. ठीक है, ऐसे ही फिर इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इनका. एंड इनफैक्ट जो ऑब्जेक्टिव वाले पॉइंट्स इसमें होते हैं, जैसे मैंने कहा था नाइटहुड के बारे में, ठीक है, या फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इसी वजह से बनी कौन, एनी बेसेंट. ये वो एरियाज है जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं. किसका क्या नाम चेंज, वो एक अलग कहानी है. ठीक है, मतलब वो कैसे हो गया आगे बताऊंगा मैं आपको. दैट इट वाज ऑल अबाउट दिस होम रूल मूवमेंट. ठीक है, इसके बीच में ही जब ये चल रहा था, ठीक है, 1916 में ही कांग्रेस का सेशन हो चुका था. अब वो सेशन हमारे लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट्स कुछ हो गई. ठीक है, सो नेक्स्ट हेडिंग विल प्रोवाइड एज लखनऊ सेशन ऑफ, या INCs, लखनऊ सेशन ऑफ 1916. अब मैं आपको कुछ दो चीजें बताऊंगा जो इसके बीच में चल रही थी जब होम रूल मूवमेंट चल रहा था. एक तो ये सेशन हो गया था, और जो स्टेटमेंट ब्रिटेन पीएम ने दी थी कि हमारा मकसद क्या है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देना, तो वो डिक्लेयर पब्लिकली किसने किया, मैंने आपसे कहा ना, इट वाज मेड पब्लिक, डेट के साथ बताया मैंने, वो पब्लिक किसने किया, इट वाज मॉन्टेग्यू स्टेटमेंट. जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसने डिक्लेरेशन किया कि हम क्या चाहते हैं हिंदुस्तान में करना. सो उसी को पब्लिकली बताया गया कि ब्रिटिश का एम क्या है इंडिया के साथ करना. तो वो स्टेटमेंट भी हम देखेंगे, उस स्टेटमेंट में क्या लिखा था, जो 1917 में आई थी. किसकी स्टेटमेंट, मॉन्टेग्यू की स्टेटमेंट. ठीक है, लेकिन उससे पहले 1916 में क्या हो गया था, लखनऊ सेशन, जब होम रूल मूवमेंट चल ही रहा था.
अब ये सेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है? सबसे पहले वी नीड टू नो दैट प्रेसिडेंट ऑफ द सेशन। मैंने आपसे कहा है कि हर एक सेशन जो हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे वी नीड टू नो अबाउट द प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है। जो इस सेशन के प्रेसिडेंट थे, द पर्सन वाज नेम्ड एज अंबिका चरण मजुमदार। He was the person who was a presiding officer या president of the INC session of 1916 जो कहां पे हो रहा था? लखनऊ में हो रहा था। इस सेशन में इंपॉर्टेंट क्या हो गया? इस सेशन में ज्वाइन किया मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ। अदरवाइज मुस्लिम लीग वाज सेपरेटली गोइंग ऑन, कांग्रेस वाज सेपरेटली गोइंग ऑन इट्स ओन ऑब्जेक्टिव्स। बट इस सेशन में दोनों मिले आपस में, कौन? मुस्लिम लीग और कांग्रेस। लेकिन इसकी कुछ रीजंस थे मिलने के, ठीक है। ये रीजंस क्या थे? इनफैक्ट मोहम्मद अली जिन्ना वाज लीडिंग द मुस्लिम लीग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन 1916, ठीक है। जो इसके रीजन थे इनके जुड़ने के, वो क्या थे? सबसे पहले जो एनुअलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हो चुका था, मुस्लिम से खुश नहीं थे, क्योंकि वो खुश थे कि हमारे लिए अब अलग है ईस्टर्न बंगाल, हिंदूज वेस्टर्न बंगाल में, दे वर हैप्पी विद दैट। लेकिन 1911 में ही जब ब्रिटेन ने वापस उसका एनुअलमेंट किया था, वापस जोड़ा, मुस्लिम उससे खुश नहीं हुए थे। फर्स्ट रीजन ये था कि क्यों अब कांग्रेस, उनको लगा कि ब्रिटेन के साथ दोस्ती अच्छी नहीं है, इट्स बेटर टू ज्वाइन कांग्रेस, ठीक है। फर्स्ट वाज दिस। और मुस्लिम्स ने डिमांड की थी कि हम अलीगढ़ मूवमेंट शुरू करना चाहते हैं। ये बैकग्राउंड में चल रहा था, जो मुस्लिम लीग डिमांड करी थी किससे? ब्रिटिश से। तो एक डिमांड दिस मुस्लिम लीग की ये भी थी कि हम अलीगढ़ मूवमेंट शुरू करना चाहते हैं इंडिया में, अलाउ अस फॉर दैट। ब्रिटिश ने अलाउ नहीं किया था। ये भी एक रीजन बन गया कि उस टाइम पे क्यों जो मुस्लिम लीग है वो किसके साथ जुड़ गई? विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो उस टाइम पे देयर वाज अ लेडी सरोजिनी नायडू इन द कांग्रेस, ठीक है। उस टाइम पे जिन्ना को टाइटल भी मिला था दैट ही इज द पर्सन हु इज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, क्योंकि जब इस टाइम पे लखनऊ सेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक ही टेबल पे बैठे थे, सो इट शोड द यूनिटी टू ब्रिटिश, कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी, क्योंकि कांग्रेस वाज मेजरली ए हिंदू रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा नहीं था बस हिंदूज थे उसमें, उसमें मुसलमान भी थे, ठीक है। तो देयर वर मुस्लिम्स, बट स्टिल वी विल से दैट इट वाज लार्जर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ Hindus and Muslim League was of Muslims. So it was like seem ऐसे लग रहा था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी होगी इससे, जब लखनऊ सेशन 1916 हो गया। इसीलिए एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है टाइटल दिया किसने? सरोजनी नायडू को। किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को, क्योंकि ही वाज द पर्सन हु वाज रिस्पांसिबल फॉर दिस यूनिटी इन द लखनऊ सेशन ऑफ 1916, ठीक है। तो इसी सेशन में क्या हो गया फिर? जो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनने एक्सेप्ट, जैसे हमने देखा था 1909 एक्ट, उसमें जो प्रोविजंस थे, एक प्रोविजन था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, हमने देखा था, वो कांग्रेस ने तभी रिजेक्ट किया था, वो उसके साथ खुश नहीं थे। लेकिन जब ये आपस में मिले तो कांग्रेस ने इस सेशन में उसको एक्सेप्ट किया, कहा ठीक है, वी आर हैप्पी विद द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। तो इनके लिए डेवलपमेंट हो गई तब। और इसी सेशन में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स वो वापस जुड़ गए। जब वो 1907 का स्प्लिट हो गया था, वो कब वापस जुड़ गया? लखनऊ सेशन ऑफ 1916। तो ये मेजर डेवलपमेंट्स थी किसकी? इस सेशन की। तब ये इंपॉर्टेंट सेशन बनता है, ठीक है। अक्सर पूछने वाला सेशन है, कहां हुआ है, इसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन था, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स कहां पे आपस में मिले, हिंदू मुस्लिम यूनिटी यानी कि मुस्लिम लीग कैसे जुड़ गया किसके साथ? कांग्रेस के साथ, ठीक है। तो यू राइट इन दिस, इट वाज प्रिजाइडेड बाय अंबिका चरण मजुमदार। अंबिका चरण मजुमदार। नेक्स्ट देखिए, ड्यू टू द डिसीजन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट due to the decision of British government to annul the partition of Bengal, as well as opposition to Aligarh movement, the Muslim League decided to join hands. Muslim League decided to join hands with Congress. Under its new leader. Muhammad Ali Jinnah.
under its new leader Muhammad Ali Jinnah, in this session. In this session. इसका एक और रीज़न भी था कि क्यों मुस्लिम लीग अब खुश नहीं थे ब्रिटेन से. रीज़न जो था इस टाइम पे जो चल रहा था वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे वो क्या था, 1914 से 1918 तक क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था. एक साइड से ब्रिटेन थी एक टीम में, और जो अपोजिशन टीम में थी जो कंट्रीज थे, टर्की वॉज ऑल्सो देयर. अब टर्की वॉज ए कंट्री विच वॉज एक्चुअली लुकिंग आफ्टर द मुस्लिम वर्ल्ड, क्योंकि खलीफा वहीं पे होते थे. ठीक है, जो कैलिफेट जिससे हम कहते हैं, खलीफा वॉज एक्चुअली सेटिंग इन दी टर्की. तो अपोजिशन टीम हार रही थी वर्ल्ड वॉर 1 में. जिस साइड से ब्रिटेन था वो जीत रहे थे, अपोजिशन टीम हार रही थी. ठीक है, अब यहाँ की मुस्लिम्स ब्रिटेन से कह रहे थे चाहे वो हार भी जाए बट यू विल बी गुड टू द टर्की. अब टर्की के साथ कुछ छेड़खानी नहीं करोगे, जो वहाँ का खलीफा है उसके साथ कुछ छेड़ोगे आप नहीं. ठीक है, लेकिन ब्रिटेन कुछ कर नहीं रहा था. ब्रिटेन वॉज गोइंग डायरेक्टली उनके खिलाफ ही. एक साइड से प्रॉमिस कर रहे थे कि विल बी गुड टू टर्की, बट वो दिख नहीं रहा था ऑन ग्राउंड. दिस वाज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर कि मुस्लिम लीग बहुत ही नाराज हो गया था किससे, ब्रिटेन से. तभी उनने अपने हाथ किससे जोड़े, कांग्रेस से. किस सेशन में, लखनऊ सेशन ऑफ 1916 में. ठीक है, तो नेक्स्ट विल मेंशन due to this act of Muslim League, Sarojini Naidu Indian woman, वो आगे बताऊंगा जब भी बनेंगी, I will mention that. Sarojini Naidu gave Jinnah the title of इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे आप, द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. तो ये भी कहीं बार ऑब्जेक्टिव्स में पूछते हैं कि एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी किसको बोला गया, किसने बोला, ये टाइटल दिया किसने किसको. तो दीज थिंग्स आर दी कैन से दैट क्वेश्चन मटेरियल है ये पॉइंट्स. एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. तो व्हाट आई मेंशन इस सेशन में मेजर डेवलपमेंट्स क्या थी. एक तो इन्हें ज्वाइन किया मुस्लिम लीग ने किसके साथ, कांग्रेस के साथ. ऐसा नहीं कि भाई कांग्रेस ही बन गया, मुस्लिम लीग अलग था, कांग्रेस अलग था, बस इन्हें हाथ जोड़े आपस में वहां पे. और मैंने आपसे ये कहा कि कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया सेपरेट इलेक्टोरेट किनके लिए, मुस्लिम्स के लिए, जो 1909 में ही किया था ब्रिटेन में. और साथ में ये भी कहा जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, जब हमारा वहां पे रूल होगा तो हम आपको वहां पे 1/3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन देंगे. यानी कि अगर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 100 लोग होंगे तो एटलीस्ट 33 लोग इनमें होंगे, आप में से होंगे. दैट वाज अ प्रॉमिस गिवन बाय कांग्रेस टू मुस्लिम लीग. एक तो सेपरेट इलेक्टोरेट कहां पे, जो प्रोविंसेस है, जो भी जैसे आजकल स्टेट्स है, हर एक स्टेट में आपको सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि वो समझा चुका मैं आपको सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, जहां पे मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम्स ही वोट करेंगे. दैट वाज सेपरेट इलेक्टोरेट. वो एक्सेप्ट किया. और साथ में कहा अगर सेंटर की बात हम करेंगे, जब हमारे पास पावर सेंटर में होगा तो 1/3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन हम किसको देंगे, मुस्लिम लीग को देंगे. इतनी सीट्स मिनिमम मुस्लिम लीग की होंगी. ठीक है, तो मुस्लिम लीग भी इससे खुश हो गया कि ठीक है हमारे लिए भी कुछ ना कुछ है. उनका जो डर था कि डोमिनेशन किसी की होगी, तो डर खत्म हो गया इस प्रॉमिस के साथ जो आईएनसी ने किया लखनऊ सेशन ऑफ 1916 में. और जो सेकंड डेवलपमेंट थी दैट आई मेंशन कि इसी सेशन में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स वापस जुड़ गए. ठीक है, तो नेक्स्ट विल मेंशन इन दिस सेशन कांग्रेस accepted the concept of separate electorate. Congress accepted the concept of separate electorate for Muslims. Concept of separate electorate for Muslims. Concept of separate electorate for Muslims. And it also accepted to give and it also accepted to give 1/3 representation
and it also accepted to give 1/3 representation to the Muslims in central government. 1/3 representation to the Muslims in central government. जो सेंटर पे कहा, जैसा आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ पे अब काफ़ी इंडियंस को जोड़ा गया था. उनकी गवर्नमेंट थोड़ी थी, अब ये था कि इनके काफ़ी लोगों को इंक्लूड किया गया था सेंटर में, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हुआ करते थे. ठीक है, तो वो अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स मेजॉरिटी भी नहीं की थी सेंटर में, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे हम मुस्लिम सीट्स 1/3 रखेंगे. उस सेंट्रल जो भी सेंटर में है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव सेटअप, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव सेटअप जो भी है, तो 1/3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन किनको मिलेगी? मुस्लिम्स को ही मिलेगी. इन्होंने खुद से, क्योंकि अब ये भी रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया को. कांग्रेस, ब्रिटेन इनको भी अब एक्सेप्ट कर रहा था एज अ लीडर्स जो इंडिया से थे, चाहे वो जेएल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, डिफरेंट पीपल वर देयर. और इंडिया को, ये ब्रिटेन को दिख रहा था कि इनकी काफ़ी फेम है इंडिया में अब, जैसे एनी बेसेंट, शी वॉज ऑल्सो द फेमस लेडी इन इंडिया. तो दे वर एक्टिंग एज अ लीडर्स नाउ. और लीडर्स वही होते हैं जिनके साथ लोग खड़े हो, वही लीडर्स होते हैं. तो इसीलिए ब्रिटेन भी अब देख के ही चल रहा था इनके साथ. तो सेंटर में काफ़ी मेजॉरिटी अब इन्हीं की, यानी कि अब इन्हीं की मेजॉरिटी थी. वहाँ पे रूल्स बना रहे थे, वहाँ ब्रिटेन से बन रहे थे, वो अप्लाई यहाँ पे हो रहे थे, लेकिन स्टिल इंडियन पीपल वेयर देयर इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, तो उसी जितने भी लोग थे अब वहाँ पे, तो उसमें से कहा 1/3 मुस्लिम्स को हम रखेंगे वहाँ पे. समझ गया? तो नेक्स्ट लिखेंगे, एट दिस सेशन एक्सट्रीमिस्ट्स वेयर accepted back into Congress. अब जो भी ये सेशन हो गया, इसके अब 2 एस्पेक्ट्स थे. एक एस्पेक्ट नेगेटिव था इसमें, और एक एस्पेक्ट पॉजिटिव था इसमें. पॉजिटिव क्या दिखा आपको इसमें, जो भी हमने अभी पढ़ा 1916 सेशन में, बट वाज पॉजिटिव फॉर यू पीपल. इंडियन में आपके हिसाब से पॉजिटिव नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया जब उस टाइम पे लोग थे उनके लिए क्या पॉजिटिव है इसमें, जो उस टाइम पे लोग एग्जिस्ट कर रहे थे, वट वाज पॉजिटिव फॉर देम. ठीक है, यूनिटी ठीक है. ठीक है, एक तो माइनॉरिटी जो थे मुस्लिम्स, उनका डर दूर हो गया. क्यों? सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट किया गया, 1/3 रिप्रेजेंटेशन किनको मिलेगी? मुस्लिम्स को. तो उससे एक डर दूर हो गया, माइनॉरिटी होने का डर, कि उनको लगता था हमेशा डोमिनेट करेगा कांग्रेस अगर हम इनके साथ है. लेकिन जब कुछ प्रोमिसेस किए गए तो उनका वो डर कहीं ना कहीं पे दूर हो गया कि हमारी भी रिप्रेजेंटेशन रहेगी. मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ, माइनॉरिटी मेरा मतलब है मुस्लिम्स. नेगेटिव क्या था कि इसने पहली बार एक 2 एंटिटीज क्रिएट की, हिंदूज एंड मुस्लिम्स. ऐसा लगा कि हिंदूज का अलग सेक्युलर इंटरेस्ट है, मुस्लिम्स का अलग सेक्युलर इंटरेस्ट है, जब एक्सेप्ट किया गया सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसकी वजह से आज तक हिंदुस्तान में कम्युनल राइट्स चलते रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. ठीक है, पॉलिटिक्स आप देखते हो कि कैसे हिंदूज मुस्लिम्स को मॉक करते हैं, मुस्लिम्स हिंदूज को मॉक करते हैं. तो ये तब से शुरू हो गया. फिर समझ लो, तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट था इसका कि इट एक्चुअली पेव्ड द वे फॉर कम्युनलिज्म. कम्युनलिज्म किसे कहते हैं? द कॉन्फ्लिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. दैट वाज अ नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस सेशन. ठीक है, आज मैं यहीं पर रोक रहा हूँ. कल हम देखेंगे जो मॉन्टेगो का स्टेटमेंट था 1917 में, जिस स्टेटमेंट की वजह से एनी बेसेंट ने अपना होम रूल मूवमेंट जो है वो बंद किया था, दैट स्टेटमेंट को हम कल देखेंगे. उसके बाद वी विल मूव टुवर्ड्स दी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जो ब्रिटिश ने फिर, क्योंकि कुछ प्रॉमिस किया था किसने, ब्रिटेन ने, कि हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, तो प्रॉमिस फिर किसमें दिखा, उनने फिर से एक और एक्ट लाया. जैसे 1909 का एक्ट था, फिर से अब एक्ट आया 1919 में. ठीक है, तो पूरे 10 साल के बाद हम वो भी देखेंगे उस एक्ट में क्या डेवलपमेंट्स होगी, जिसकी वजह से लीडर्स कहीं ना कहीं पे सेटिस्फाई हो गए और आगे बढ़ते जा रहे थे लोग. ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे. मिलते हैं आपसे टुमारोज क्लास.